सो हेलो गाइस। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि रियल एस्टेट बेटर है कि इक्विटी बेटर है, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स बेटर है कि रियल एस्टेट बेटर है। सो दोनों के प्लस एंड माइनसेस हैं, कॉन्स हैं, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो आपको कोई बता देगा। आज जो है, जो इस सेशन का जो टारगेट है वो है कि हम क्लैरिटी दे पाएँ एग्जैक्टली कि दोनों में क्या है चीज़ है। तो अगर हम आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पर बुद्धिमान लोग जो हैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस देंगे और वो बोलेंगे आपसे कि यार कि रेंटिंग इज़ बेटर देन बाइंग। किसी भी चीज़ को रेंट करना उसे बाई करने से बेटर है। क्या ये बात सही है? इसको घर पे लगा के देखते हैं, फ्लैट्स पे लगा के देखते हैं, विलास पे, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे लगा के देखते हैं। क्या ये बात सही है? तो उनका तर्क ये रहता है यार कि आप जब खरीदते हो ना तो आप लोन पे खरीदते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसकी ईएमआई बनेगी, उस ईएमआई को आप पे करते हो। इससे बढ़िया है कि आप ना इस चीज़ को रेंट पे ले लो, तो आप रेंट पे करो। और जो ईएमआई और रेंट के बीच में, अगर ये ईएमआई है तो रेंट इतना होगा, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप क्या करो, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, फिनेंशियल एसेट्स में लगा दो, जिससे आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले। और ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करोगे ना 10-20 साल का, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप फायदे में रहे हैं ना। वो एक्सेल कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि आपको इक्विटी में रिटर्न मिलेगा 15%, 20%। तो क्या ये बात सही है कि 15%, 20% आपको सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम पे मिलेगा? तो ये बात सही है कि यार कि जो इक्विटी है इन जनरल, अगर मैं बीएससी या फिर एनएससी पे, सेंसेक्स का या निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, जो कि हमारे बेंचमार्क्स रहते हैं इंडियन इक्विटी को ट्रैक करने के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए, तो वो लास्ट 20 ईयर्स में जो उनका CAGR रिटर्न रहा है वो 12 से 13% रहा है। क्या हम उन 20 सालों को लेके एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं अगले 20 सालों के ऊपर कि जो रिटर्न्स पहले रहे हैं वो बाद में भी रहेंगे? इसको एक्स्ट्रापोलेशन बायस कहते हैं कि रीसेंट फिनोमिना को एक्स्ट्रापोलेट टू द फ्यूचर। क्या ये बात हमेशा सही होती है? इट इज़ अप टू यू, यू थिंक अबाउट इट। क्या हमेशा सही होता है ये बात? जवाब है कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का साइज़ छोटा सा, लिबरलाइजेशन हुआ 1990s में, और एक छोटी इकोनॉमी पर जो है ग्रो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। यूएस में आप देखते हैं इतनी बढ़िया इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ 2-3% का आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। वहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम होता है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं, वहाँ पर ग्रोथ भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो मैच्योर कर चुकी है। 30 बिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी 3.5-3 बिलियन की है। तो यूएस की इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी हमसे 7-8 गुना बड़ी है। तो इसीलिए उनकी ग्रोथ रेट हमको कम दिखाई देती है। चाइना की आपने देखा ना कि रिसेंट ईयर्स में ग्रोथ कम हो गई है, वो इस वजह से नहीं हुई है कि चाइना जो है फिनेंशियली अब अच्छा नहीं कर रहा है। उनकी 2 रीजन है, एक तो उनकी पॉपुलेशन जो कि डिक्लाइन कर रही है, दूसरी उनकी कि जो इकोनॉमी इतनी मैच्योर हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो फिर ग्रो होना डिफिकल्ट होता है। तो वो मैंने आपको लंबा सा कहानी बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न आपको पहले 12-13% मिल गए हमेशा आगे भी मिले, और 15%, 20% तो इनकी मार्केट के ऊपर निकालना रिटर्न, यानी अल्फा जनरेट करना, तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये आपके बायस ने दूर कर दिया। दूसरी चीज़ की वो कैलकुलेशन में जो ये एक चीज़ नहीं देखते हैं वो होती है रैंड की कैलकुलेशंस। वो आपसे बोलते हैं कि साहब आपको रियल एस्टेट में 1-2% की रेंटल यील्ड देखने को मिलेगी, एसेट टर्नओवर वैल्यू है वो कम देखने को मिलेगी, और जो एसेट एप्रिसिएशन है आपकी रियल एस्टेट पर वो कम होगा। वो कहेंगे इन सबको जोड़ के 6% का रिटर्न मिलेगा, इससे बढ़िया तो FD करा दो, है ना, कम से कम वो एसेट लिक्विड तो रहेगा। तो इन बुद्धिजीवों को ये बताया जाए कि पहली बात, मुंबई के बाहर भी दुनिया होती है, बेंगलोर के बाहर भी दुनिया है। तो आप ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ सकते हो जहाँ पर अच्छी खासी रेंटल यील्ड होती है, 2%, 1% की रेंटल यील्ड नहीं होती, आपको 4%, 5%, 6% वाली प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मुंबई से आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए। तो वहाँ पर इनकी कैलकुलेशन खराब होगी। दूसरी चीज़, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि विद टाइम क्या एक प्रॉपर्टी की मस्त चीज़ है कि वो कैश थ्रो करती है, वो कैश काउ है। और विद टाइम क्या हो रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, रेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि बड़े शहरों में रेंट जो हैं वो औसतन लगभग 10% से बढ़ते हैं। तो 10% का मतलब है कि हर 7 साल में रेंट्स डबल हो जाते हैं। रूल ऑफ 72 लगा दिया मैंने। तो क्योंकि हर 7 साल में रेंट्स डबल हो जाते हैं, तो अगर मेरी रेंटल यील्ड 4% थी जिसकी मैंने कही है, वो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8%। 14 साल बाद कितनी हो जाएगी? 16%। और 21 साल बाद हो जाएगी वो 32%। साहब 32% की रेंटल यील्ड। लेकिन वो 32% नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि एसेट का जो है वैल्यू बढ़ गई है, आज जो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हो गई है, और उसके बाद आपकी जो रेंटल यील्ड 3.2% निकल के आ गई है। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो कैलकुलेट करेंगे रेंटल यील्ड, वो तो आज आपने जो पैसा लगाया, आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट किया, उसी पे तो करोगे रेंटल यील्ड कैलकुलेट। तो वहां पर कैलकुलेशन में फंसा देते हैं आपको। तो ये जो प्रॉपर्टी की जो ये वैल्यू है कि वो जो है एक एसेट है, और वो एसेट टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, और साथ में वो कैश भी थ्रू कर रहा है हर महीने आपकी पॉकेट में इन द फॉर्म ऑफ रेंट्स। ये अमेजिंग चीज़ है और आपको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। साथ में
जो रियल एस्टेट हमको एक चीज़ ऑफर करती है, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। और लेवरेज का मतलब है कि मान के चलिए मेरे को आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जानी है, 1 करोड़ का मैं फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ गुड़गांव में, तो उसके लिए मुझे वो क्या है कि मेरे को 20% मैं करूँगा, क्या कहते हैं, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो 20 लाख रुपए, और बाकी 80 लाख पे मैं लोन उठा लूँगा, है ना। तो मैंने 80 लाख का मुझे लेवरेज मिल गया। तो क्या आपको 80 लाख इसी तरीके से, क्या मेरे को 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, तो क्या 80 लाख रुपए मेरे को बैंक लोन दे देगी? वो आंसर है, नहीं देगी। और यहीं पर वो खेल जाते हैं। तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज, पहली चीज़ कि एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट, एक रियल एसेट। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट में हमने देखा है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कि गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग करी है, और क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से क्या होता है कि इतने नोट प्रिंट कर दिए गए हैं इकोनॉमी के अंदर कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी कम हो गई है, वो डाइल्यूट हो गए हैं। आपकी एफडीज देख लो कि पहले वो इन्फ्लेशन को बीट करा करती थी, अब नहीं करती हैं। अब उनको इन्फ्लेशन खा रहा है उस पैसे को, और कैश तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल बर्बाद चीज़ है। तो वहाँ पर रियल एसेट्स का फ़ायदा क्या है कि वो लिमिटेड है, वो रियल है भाई। वो ऐसा नहीं है कि आपने नोट प्रिंट कर दिया, आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी तो उन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, उल्टा उनकी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, उनकी वैल्यू हमेशा इंटैक्ट रहेगी। तो वो चीज़ आपको समझनी है। तीसरी चीज़ ये भी रहती है कि रियल एस्टेट में लोगों के टैक्सेस बच जाते हैं, मतलब बोरे वाला पैसा आ जाता है, वो थोड़ी खराब चीज़ है, बट ये भी रहता है ये रियल एस्टेट का जो बेनिफिट रहता है। और लेवरेज आपको मिलती है, और साथ में आपकी प्रॉपर्टी जो है कैश थ्रो करती है। ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल होती है इक्विटी के अंदर। तो एक डिबेट अगर रहे कि रियल एस्टेट बेटर है कि इक्विटी बेटर है, तो मैं कहूँगा कि दोनों ही बेटर हैं अपने करिश्मा में। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब भी हम फाइनेंशियल एसेट्स में जाते हैं उससे पहले हम अपने रियल दुनिया हमने अपनी सही कर लेनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आप बैचलर हैं, आपने घर खरीद लिया, इस घर खरीदने की वजह से क्या होता है कि आपने 20% डाउन पेमेंट करी, 80% का आपको लोन मिल गया कि बैंक की तरफ से, आप जानते हैं उस पर इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। आपने अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों साथ में मिलकर लोन ले लिया। अब उसकी वजह से क्या होने वाला है कि अगर फीमेल के नाम पर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। तो वो आपने फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एक घर खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का। तो अब मोटा मोटा 10-15-20 हज़ार का कम से कम मैं रेंट तो महीने का बचा ही लूँगा, मेरा वो रेंट बचेगा, है ना। भले मेरी EMI आ रही है पर मेरा रेंट बचेगा, एक मेरे को सिक्योरिटी मिलेगी, साथ में मेरा एक एसेट बन गया जो कि मेरे के साथ ज़िंदगी भर मेरे साथ कैरी हो जाएगा। अब जो मेरा जो रेंट बच रहा है इसको मैं क्या रियल एस्टेट में नहीं मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकता। ये अब इस पर स्टॉक मार्केट में डाल के मैं SIP नहीं कर सकता, क्या इस पर मैं रिटर्न नहीं बना सकता हूँ, क्या इस पर मैं सारे खेल नहीं खेल सकता? मैं खेल सकता हूँ। तो वही है कि रियल एस्टेट आप खरीद के एक अच्छी रियल एस्टेट खरीदे होगी, 4-5-6% की रेंटल यील्ड थ्रो करें। कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर की वीडियोस में, कैसे से रियल एस्टेट को ढूंढना है। मैंने लास्ट वीडियो में हिंट भी दिया था, हाउ टू मेक अ प्रॉपर्टी फॉर फ्री। तो उसमें मैंने बताया था किस तरीके से उस रियल एस्टेट को ढूंढना है। जो छोटे टिकट साइज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर सही लोकेशन में आप ढूंढेंगे वहाँ पर 5-6% की आपको रेंटल यील्ड देखने को मिलेगी। 10% का औसतन अगर मैं प्राइस इंक्रीज़ में मतलब मेरा रेंट इंक्रीज अगर मैं मान लूँ तो वो भी मेरे साथ साथ हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरी जो इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है ना। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि RBI ने रेपो रेट हाइक करें जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट जो मेरे हैं वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो अगर होम लोन मेरा 8-8.5-9% पर मेरे को मिल जा रहा है, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 7% से 8% है। और अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल आप जानते हैं पोर्ट से सामान आता है, तो इन्फ्लेशन वो 10-12%, 9% रहती है। और गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ झूठे आंकड़े नहीं हैं। और आप जानते हैं कि मिडिल क्लास का एस्पिरेशनल स्टफ बाइंग भी रहता है ना। वो तो जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है वो तो बास्केट ऑफ गुड्स पे होती है, जनरल बास्केट ऑफ गुड्स नॉर्मल यूज़ के होते हैं। बट इसमें इंस्पिरेशन तो मिला, इंस्पिरेशन में तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। एजुकेशन को देख लो कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है वहाँ पर। तो आपको मोटा मोटा फ्री पैसा मिल रहा है, आपको यू नॉट पेइंग फॉर द मनी, राइट। और वो जो लेवरेज आपको रियल एस्टेट प्रोवाइड करेगी उसका फायदा उठा सकते हैं, और उस लेवरेज से आप अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सकते हैं रेंटल इनकम के फॉर्म में। और उस इनकम को आप अपने स्टॉक मार्केट में लगाएं, अपने फाइनेंशियल एसेट्स में लगाएं, अपने म्यूचुअल फंड में लगाएं, अपने डेट फंड्स में लगाएं, जिस फंड में लगाना उसमें लगाएं। और उधर से आप अपना जो है जो कैलकुलेशन करते हैं ना कि 15 साल में 15% रिटर्न मिलेगा, 15,000 रुपये महीने के लगा दो तो आपके पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए का अमाउंट एट द एंड 15 ईयर्स आपके पास होगा, आप करोड़पति बन जाओगे। तो वो भी आप कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही रखा है कि वो 1 करोड़ समथिंग जो रुपए होते हैं उनकी बात, क्योंकि 5-15 साल बाद आपको मिलेंगे। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। वो आज के 40-50 लाख ही बचेंगे, 40-50 लाख में नहीं, 20 लाख 25 लाख की वैल्यू ही बचेगी। तो वो सारी कहानियाँ हैं। तो ये जो हम डिबेट करते हैं कि रियल एस्टेट बेटर है कि इक्विटी बेटर है, ये आई थिंक खत्म हो गई होगी कि हम रियल एस्टेट कम से कम एक बेसिक अपनी कम से खुद की हाउसिंग की नीड्स पूरी कर लें खुद का घर खरीद के,
और उस पर जो रेंट बचेगा उसको हम अपना फाइनेंशियल एसेट्स में डालें, SIP खेलें और दोनों काम करें कि हम रियल एसेट्स में भी रहेंगे, हम फाइनेंशियल एसेट्स में भी रहेंगे। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। डेफिनेटली हम कोई ऐसे NRI नहीं है कि हमारे पास 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कि भैया हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद लिए, हमने NFT भी खरीद लिया, हमने क्रिप्टो भी खरीद लिया, हमने एंटीक पीसेस भी खरीद लिया, हमने क्रिप्टो में स्टार्टअप में लगा दिया, और 50 तरीके की एक्सॉटिक इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम इतने बड़े वो तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, हम स्टॉक मार्केट में भी जाएं, हम म्यूचुअल फंड्स में भी जाएं, और साथ में हम फाइनेंशियल एसेट्स के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रियल एसेट्स में जाएं। और सबसे बढ़िया आपके लिए जो फाउंडेशन का काम करेगी वो रियल एस्टेट ही होगी। तो इस तरीके की वीडियोज़ अगर आपको और जानने देखने हैं जहाँ पर मैं फाइनेंस को आपके लिए सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये जो आजकल के जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि उल्टी सीधे बातें बोल लेते हैं, जो कि अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं, उनको हम डिबंक करेंगे और एक्चुअल फाइनेंस सीखेंगे इसी चैनल पर। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।